चैप्टर्स 701, 702, 703, 704। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 701 रैंक 3 ऐसा गुआर्ट खौफनाक जानवर है फांग यांग और फेरी कैंग यू को घेरता हुआ उनके और करीब आ गए। ये सब असली हैं। फेरी कैंग यू के पास सिचुएशन जांचने के लिए बेहद शानदार इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स लेकिन रिजल्ट देखकर उसका खूबसूरत चेहरा और भी सफेद पड़ गया। ही फंग यांग ने अपने चारों तरफ देखा। पूरब में एक आइस स्पाइक डिवाइन एप था जिसका साइज डांग पहाड़ से बस थोड़ा ही छोटा था। उससे एक जालिम ऑरा फैल रहा था और जैसे ही वो हिलता अपने पीछे एकदम सफेद बर्फ का निशान छोड़ जाता। उसके पूरे जिस्म पर बाल बर्फ के न्यूक्लियर तीरों जैसे जो दोनों इमॉर्टल्स पर एक घुटन भरा प्रेशर डाल रहे थे। उसकी यून का सफेद हिस्सा हल्का हरा था जबकि उसकी पुतलियों में बर्फीली नीली चमक थी। यह आइस स्पाइक डिवाइन एप के घने ब्लड लाइन को दर्शाता था। अगर एनी पूरी तरह से बर्फीली नीली होती तो वो एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट आइसफॉल डिवाइन एप होता जिसकी बैटल स्ट्रेंथ एक रैंक 7 गू इमॉर्टल के बराबर थी। पश्चिम में एक फीनिक्स फेदर लावा क्रोकोडाइल तैर रहा था। यह क्रोकोडाइल आम क्रोकोडाइल से 2 से 3 गुना बड़ा था और यूएस विशाल आइस स्पाइक डिवाइन एप से तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर भी उसका ऑरा जबरदस्त था। उसकी हर सांस एक झुलसा देने वाली गर्म हवा की लहर लाती थी। उसके भौर लाल रंग के स्केल्स मोटे और मजबूत और उसकी पतली पूंछ 6 मीटर से भी लंबी थी। उसकी पीठ पर कोई स्केल्स नहीं थे बल्कि उसकी जगह रंग बिरंगे फिनिक्स के पंख जो दहकते हुए लावे जैसे लग रहे थे। उत्तर में एक घमंडी गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन खड़ा था। ये घोड़ा बहुत बड़ा था। उसका साइज आइस स्पाइक डिवाइन एप के सीने तक पहुंच रहा था। उसके CHEH पैर ऐसे लग रहे थे जैसे धातु से बने हो। उसके मसल्स उभरे हुए उसका पोस्चर किसी ड्रैगन की तरह गर्विला और अलग TH लग था और उसका पूरा शरीर सुनहरी चमक से दमक रहा था। सिर्फ उसके 6 खुर एकदम काले थे। दक्षिण दिशा में एक अजूर ड्रैगन विन ने कब्जा कर रखा था। साफ साफ कहें तो ये बेल कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि एक पौधा था। इसकी बेलों ने एक ड्रैगन का आकार ले लिया था और जब इसकी जड़ें मिट्टी में धंसी होती थी तो इसकी डिफेंसिव और आत्मसुधार की शक्तियां बेहद डरावनी हो जाती थी। इसीलिए ये घिसे पिटे युद्धों में माहिर था। अगर ये अपनी जड़ें उखाड़ लेता तो ये एक नीले ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ सकता था। दक्षिण पूरब दिशा में एक स्वॉम्प क्रैब था। वो दलदली इलाके का राजा था। उसका चौड़ा पहाड़ जैसा शरीर खड़े होने पर डांग पहाड़ की ऊंचाई के 1/4 तक पहुंच सकता था। उसकी यूनी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि लगभग ना के बराबर थी और उसका शेल इतना मोटा था कि हे फंग यांग को एक लाचारी का एहसास हुआ जैसे वो किसी कछुए के शेल का सामना कर रहा हो। उसके कुल 19 जोड़ी पैर दी और उसके सामने वाले पंजे आसानी से बड़े पत्थरों को कुचल सकते थे और ड्रैगन्स को काट सकते थे। यहां तक कि फैंग युआन भी अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी शरीर के साथ इन पंजों की ताकत को टेस्ट करने की हिम्मत नहीं करता। उत्तर पूरब में एक पीच वुल्फ बैठा हुआ था। ये भेड़िया सबसे छोटे साइज का था, एक नए पैदा हुए कुत्ते के पिल्ले जैसा। अपने गोल मटोल शरीर, फूले हुए पंजों, गुलाबी जीभ और गोल काली एड़ी के साथ वो बेहद भोला भला और क्यूट लग रहा था। उसकी शक्ल से तो वो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए हाई भी जरार लगता था। लेकिन हे फंग यांग की पुतलियां सिकुड़ गईं और अगर यूज भागने के लिए कोई दिशा चुननी पड़ती तो वो इस दिशा को तो बिल्कुल हाई अवॉर्ड काटा। उत्तर पश्चिम दिशा में एक आयन क्राउन ईगल मंडरा रहा था। ये बाज हवा में घूमते हुए एक बहादुर और शानदार औरत रहा था। उसकी इन्हीं हे फंग यांग और फेरी कैंग यू पर टिकी हुई थी। उसके पंख चौड़े और मोटे और उसका हर एक पंख तेज तीरों की तरह छोड़ा जा सकता था। उसके पंजे मजबूत और खूंखार जो बड़े पत्थरों को कुचल सकते थे और ड्रैगन्स और टाइगर्स को चीर सकते थे। आखिर में दक्षिण पश्चिम दिशा में एक अर्थ चीफ डेसोलेट बीस्ट खड़ा था। उसका शरीर इंसानी था और पूंछ सांप की। उसका चेहरा चमगादड़ जैसा था और नाक ऊपर की तरफ उठी हुई थी। उसके बड़े कान दिए और वो पूरा काला था। उसके ऊपर मांस से बना एक कवच था। उसके सीने के पास 50 से 60 मांस के कोड़े हर एक 20 मीटर से ज्यादा लंबा। इन मांस के कोड़ों पर चिपकने वाले ऑर्गन्स थे। अगर कोई उनमें उलझ जाए तो खुद को छुड़ाना मुश्किल हो जाता। हर कोड़े के सिरे पर एक गुलदावड़ी जैसा छेड़ था जो जरूरत पड़ने पर एक सफेद दूधिया लिक्विड छोड़ सकता था। इस लिक्विड में बहुत ज्यादा करोसिव पावर थी और उसमें बेहद ज्यादा संख्या में परजीवी कीड़े जो लोगों के रोम छिद्रों में घुसकर शरीर के अंदर से तबाही मचा सकते थे। फैंग युआन ने ये 8 डेसोलेट बीस्ट्स लैंग या लैंड स्पिरिट से उधार लिए थे। ज्यादा सही कहीं तो ये कहना चाहिए कि फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट का रैंक 7 बीस्ट इंस्लेवमेंट गू उधार लिया था। यह इमॉर्टल गू हर तरह के जंगली जानवरों को काबू कर सकता था जिसमें म्यूटेटेड बीस्ट्स, मिरियड बीस्ट किंग्स, बीस्ट एम्परर्स,
यहाँ तक कि डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी शामिल थे। डेसोलेट बीस्ट्स के पास एक रैंक 6 गू इमॉर्टल जितनी ताकत थी और उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो सकता था जब उनके ऊपर रहने वाले जंगली गू अनजान हों। 8 डेसोलेट बीस्ट्स ने हे फंग यांग और फेरी कैंग यू को घेर लिया और लालची नजरों से उन्हें देखने लगे। दोनों शांत हो गए, उनके चेहरे पर पहले जैसी बेफिक्री का कोई निशान नहीं था। ही फंग यांग ने अपनी भारी निगाह डांगहू पहाड़ की चोटी की तरफ घुमाई। 8 डेसोलेट बीस्ट्स के मुकाबले असली खतरा अभी भी फैंग युआन और बाकी 3 इमॉर्टल्स थे। लगभग कोई भी डेसोलेट बीस्ट किलर मूव्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन गू इमॉर्टल्स के पास किलर मूव्स को इस्तेमाल करने और रिसर्च करने के लिए काफी दिमाग था। ही फंग यांग का दिल डूब सा गया था। उसने जबरदस्ती खुद को शांत किया और फैंग युआन की तरफ चिल्लाया, तुम सब लोग कौन हो? फैंग युआन के अलावा बाकी तीनों इमॉर्टल्स ने मस्क पहने हुए थे। ही लू लैन ने एक काले भालू का मस्क पहना था, फेरी ली शन ने एक नीली चिड़िया का मस्क, जबकि ताई बाई यून शेंग ने एक हिरण का मस्क पहना था। तीनों एक रोशनी की परत में भी लिप्त हुए थे जो उनकी असली शक्ल छुपा रही थी। हे फंग यांग और फेरी कैंग यू के इन्वेस्टिगेटिव मेथड से उन्हें बचा रही थी। फैंग युआन हंसा, हम कौन हैं? ये पूछने से पहले क्या आप दोनों को पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए? ही फंग यांग और फेरी कैंग यू ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में कड़वाहट देख ली। उन्होंने सोचा था कि ये ट्रिप आसान होगा और बुरे से बुरे हाल में उन्होंने सोचा था कि दूसरी पार्टी के पास एक गू इमॉर्टल की बैटल स्ट्रेंथ होगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दुश्मन की फोर्स इतनी स्ट्रांग होगी। इसीलिए वो घमंडी थे और बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए सीधे फैंग युआन को सरेंडर करने के लिए कह दिया था। मेरा नाम हे फंग यांग है, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एक रैंक 6 एंस्लेवमेंट पाथ गू इमॉर्टल। मैं कैंग यू हूं, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की एक रैंक 6 वाटर पाथ गू इमॉर्टल। दोनों ने एक के बाद एक अपना परिचय दिया। उनका रवैया अब पहले जैसा दबंग नहीं था, वो इस वक्त बहुत विनम्रता से पेश आ रहे थे। एक समझदार इंसान हालात के आगे झुक जाता है। जो गू इमॉर्टल्स बैन सकते थे वो सभी बेहतरीन लोग थे। इस वक्त फैंग युआन की फोर्स भारी पड़ रही थी। हे फंग यांग और कैंग यू ने फौरन अपने ऊंचे सर झुका दिए। गू इमॉर्टल्स को हराना शायद आसान हो, लेकिन उन्हें मारना मुश्किल था। ही फंग यांग हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के स्पेस में एक छेड़ करने और भागने के लिए एक्सपेंड स्पेस इमॉर्टल गू का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो फैंग युआन की काबिलियत नहीं जानते थे। अगर फैंग युआन के पास उनके भागने को रोकने के लिए कोई इमॉर्टल गू होता तो सिचुएशन खतरनाक हो जाती। तो ये भाई है और फेरी कैंग यू हैं। फैंग युआन का टोन काफी पोलाइट था। मेन फैंग युआन हूं और मैं आप दोनों का अपनी ब्लेस्ड लैंड में मेहमान के तौर पर स्वागत करता हूं। यह पोलाइट शब्द है फंग यांग और कैंग यू के कानों में चुभे। ये पूरी तरह से तानों से भरे हुए थे। ही फंग यांग को घुटन महसूस होने लगी। जो उसने पूछा था वो साफ तौर पर इन लोगों की असली पहचान थी, लेकिन फैंग युआन अनजान बनने का नाटक कर रहा था और सिर्फ अपना नाम बताकर एक बेमतलब का जवाब दे रहा था। अभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े सेक्ट्स में कौन उसका नाम नहीं जानता था? फैंग युआन ने जानबूझकर इस टॉपिक को टाल दिया और कमजोर पार्टी होने के नाते हे फंग यांग ने इसके आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। मैं जान सकता हूं कि आप दोनों यहां किस लिए आए हैं? फैंग युआन ने पूछा। ही फंग यांग चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो गालियां दे रहा था। और किस लिए आ सकते हैं? हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा करने और डांगहू पहाड़ को चीनने। ये लड़का जानते हुए भी पूछ रहा है। फेरी कैंग यू ने नाक सिकोड़ी। सर, आप इतने अजीब और ताने मारने वाले टोन में क्यों बात कर रहे हैं? सिर की ताकत ने सबकी कल्पना को पार कर दिया है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ऐसी फोर्स कब पैदा हो गई? आज हमारी हार हुई। सिर, आपकी प्लानिंग स्किल्स वाकई बेहतरीन हैं और आपने सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है। ए फ्लैट, हमें क्या करना चाहिए? अगर आप लड़ना चाहते हैं तो शुरू करते हैं। फालतू बातों में टाइम क्यों वेस्ट करना? अगर आप चाहें तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा खून यहां हर तरफ बिखरेगा और हम यहीं मर जाएंगे। ये शब्द सुनकर फैंग युआन फेरी कैंग यू को एक बार और देखे बिना ना रह सका। कुछ ही देर बाद वो मुस्कुराया। फेरी, आप काफी बहादुर हैं। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। मैं आपके यहां आने का मकसद मोटा मोटी समझ सकता हूं। आप लोग डांगहू पहाड़ के गट्स गू के लिए आए हैं। आखिरकार तुम सही हो। ही फंग यांग ने साफ साफ मान लिया। इन हालातों में उसके पास इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो स्कीम जिसे उसने 1 साल से ज्यादा मेहनत करके हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा करने के लिए बनाई थी, वो पूरी तरह फैल हो चुकी थी। लेकिन ठीक इसी वक्त उसके मन में एक उम्मीद जागी। अगर फैंग युआन लड़ना चाहता तो वो अब तक शुरू कर चुका होता।
लेकिन वो अब तक बातें कर रहा है। लगता है वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से डरता है। बस अगर मैं इसका सही से इस्तेमाल करूं तो शायद हम बिना किसी हादसे के बचकर निकल सकते हैं। फैंग युआन ने अचानक ताली बजाई और मुस्कुराया। आप दोनों बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। मैं पहले से हाई गट्स गू बेचने का सोच रहा था। इस गू के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक रैंक 3 गू कीड़ा उसके हाथ से उड़कर निकला। वो गू कीड़ा धीरे धीरे CHEH गू इमॉर्टल्स, 8 डेसोलेट बीस्ट्स और ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो की निगाहों के नीचे उड़ता हुआ हे फंग यांग के हाथ में जा गिरा। ही फंग यांग को यकीन नहीं था और वो फैंग युआन की चाल से चिंतित था। उसने सावधानी से असमॉटल गू को पकड़ा। यह रैंक 3 गू कीड़ा एक लेडीबग जैसा दिखता था। इसका साइज एक बड़े कटोरे जितना था। इसका सर बेहद छोटा था जबकि इसका पेट इतना बड़ा था कि उसने इसके शरीर का 99% हिस्सा घेर रखा था। इसका पेट एक बल्ब की तरह गोल था और पारदर्शक था। इसकी पीठ पर कोई कवच नहीं था और न ही इसके पंख थे। उसके पारदर्शक पेट में एक गू था। एक गू के अंदर गू? फेरी कैंग यू धीरे से बड़बड़ाई। यह रैंक 3 मॉर्टल गू साफ तौर पर एक स्टोरेज गू कीड़ा था, खासकर गू कीड़ों को स्टोर करने के मकसद से। इस तरह के स्टोरेज गू कीड़े बेहद आमद, इसमें अर्थ ट्रेजरी फ्लावर जैसे एग्जाम्पल्स शामिल थे। लेकिन पेट के अंदर के गू कीड़े ने हे फंग यांग की निगाहों को यूएस पर ऐसे चिपका दिया जैसे गोंद लगा हो। फिर उसने अनिश्चित ईल से कहा, इसके अंदर जो ये गू है, कहीं ये गट्स गू तो नहीं? फैंग युआन ने एक चमकदार मुस्कान दी। बिल्कुल सही। क्या? फेरी कैंग यू की खूबसूरत एवी हैरानी से फैल गई। वो गट्स गू के बारे में भले ही बहुत कम जानती हो, लेकिन वो ये जानती थी कि गट्स गू को डांगो पहाड़ से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। अगर बाहर ले जाया गया तो वो गायब हो जाते हैं। इसी वजह से फैंग युआन पहले गट्स गू का सौदा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर दूसरों को गट्स गू इस्तेमाल करना होता तो उन्हें खुद डांगो पहाड़ पर आना पड़ता। और इतने सारे बहरी लोगों को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में आने देना बिना शक फैंग युआन की जान के लिए एक बड़ा खतरा होता। यही वजह थी कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्ट्स डांग पहाड़ पर कब्जा करना चाहते थे। गट्स गू को डांग पहाड़ से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था, इसीलिए डांग पहाड़ पर कंट्रोल करने का मतलब था गट्स गू पर कंट्रोल करना। लेकिन उनके सामने जो सच था वो ये दिखा रहा था कि गट्स गू को असल में स्टोर किया जा सकता था और डांग पहाड़ से बाहर ले जाया जा सकता था। फेरी कैंग यू जल्द ही समझ गई कि इस मामूली लेडीबग जैसे गू कीड़े की कितनी अहमियत थी। एक पाल के लिए उसकी इन यूएस पर बुरी तरह से जम गई। इस गू कीड़े का नाम क्या है? ही फंग यांग ने ऊपर फैंग युआन को देखते हुए हल्की कांपती हुई आवाज में पूछा। फैंग युआन ने सच में इसका कोई नाम नहीं सोचा था और उसने उसी वक्त अचानक से एक नाम रख दिया, एसैक गू। ही फंग यांग शांत हो गया। एक ही पाल में उसने बहुत सी चीजें सोच ली। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के बड़े लोगों ने भी ऐसी कोशिशें की थी। उस समय कई गू इमॉर्टल्स ने हिस्सा लिया था लेकिन अंजाम नाकामी थी। ए फ्लैट सफलता है फंग यांग के हाथों में थी। ही फंग यांग के हाथ हल्का सा कांपे। अगर गट्स गू को डांग पहाड़ से बाहर ले जाकर सभी जगहों पर बेचा जा सकता, ट्रेजर येलो हेवन, है शी ब्लेस्ड लैंड, सेंट्रल कॉन्टिनेंट, सदर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न प्लेन्स, तो इससे कितना बड़ा मुनाफा होगा। एक ऐसी चीज जिसे हमारा इमॉर्टल क्रेन सेक्ट भी रिसर्च नहीं कर पाया, यूज फैंग युआन के पीछे की फोर्स ने सफलतापूर्वक कर दिखाया। उनका अस्तित्व क्या है? शायद उन्होंने लंबे समय से प्लानिंग की थी और वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा करने के हर तरीके सोचे द ताकि गट्स गू का बिजनेस कर सकें। फैंग युआन ने हमला नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहता है हमारे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ? ही फंग यांग अभी सोच ही रहा था कि फैंग युआन बोला, जब दोनों मेहमान मेरे गट्स गू में इंटरेस्टेड हैं तो इस सौदे को करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? ही फंग यांग का दिल दहल गया। चैप्टर 702 एक्सीडेंट असॉल्ट ऑफ अ मिस्टीरियस गू इमॉर्टल फैंग युआन के सुझाव ने हे फंग यांग का दिल हिला दिया। जब फैंग युआन ने घाट लगाकर हे फंग यांग को घेरा था तो उसने सोच लिया था कि यह ऑपरेशन फेल होने वाला है। बेस्ट केस सिनेरियो में वो एक्सपैंड स्पेस इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करता और भारी चोट खाने के बाद जबरदस्ती इस घेरे को तोड़कर निकल जाता। भले ही भागने के प्रोसेस में उसका बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च हो जाता, उस इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार इमॉर्टल एसेंस और उसकी जिंदगी की तुलना में जिंदगी कहीं ज्यादा जरूरी थी। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट लौटने के बाद हे फंग यांग की जिंदगी जरूर मुश्किलों में पड़ जाती। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने यूएस पर इतनी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी और उसने 1 साल से ज्यादा तैयारी भी की थी, लेकिन आखिर में वो फेल हो गया। उसका राइवल गू इमॉर्टल ले टैन जब ये खबर सुनता तो जरूर उससे मिलने आता और उसका मजाक उड़ता। सेकेंड सुप्रीम एल्डर उससे पूरी तरह निराश हो जाते
और हे फंग यांग शायद उसके बाद कई सालों तक अपना सर नहीं उठा पाता। ये हार उसकी जिंदगी भर का एक दाग बन सकती थी, सिर्फ इस एक फेलियर की वजह से। अनजान लोग अंधेरे में हमेशा उसका मजाक उड़ते। अगर वो फैंग युआन के साथ गट्स गू के लिए डील कर पाता तो हे फंग यांग के लिए ये घेरे को तोड़ने से कई गुना बेहतर होता। ही फंग यांग ने अपने मन में आकलन किया, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में 4 गू इमॉर्टल्स और 8 डेसोलेट बीस्ट्स हैं। ऊपर से टेरिटोरियल एडवांटेज के साथ वो एक किले की तरह महफूज हैं। भले ही 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स में से किसी के पास भी इससे टक्कर लेने की काबिलियत है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। वो शायद इतने सारे गू इमॉर्टल्स को यहां इकट्ठा न कर पाएं। भले ही वो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के लिए गू इमॉर्टल्स भेजे दे, गू इमॉर्टल्स के बीच लड़ाई में बहुत ज्यादा इमॉर्टल एसेंस और दूसरे रिसोर्सेज खर्च होंगे। भले ही उन्हें पर्याप्त मैनपावर मिल जाए और इस लड़ाई में बहुत इन्वेस्ट करें, दूसरी पार्टी के पास भी गू इमॉर्टल्स हैं और वो आसानी से डांग्यो पहाड़ को बर्बाद कर सकते हैं। अस समय भले ही हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हाथ लग जाए, सब बेकार होगा। बाहर की दुनिया में ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के पास 3 गू इमॉर्टल्स द और वो 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स में से एक इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को छोड़ने की कोशिश कर सकते थे। ये इसलिए था क्योंकि 3 गू इमॉर्टल से निपटने के लिए जितने रिसोर्सेस और मैनपावर की जरूरत थी, वो एक ऐसी चीज थी जिसे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को सोचना पड़ता। अगर वो फेल हो जाते तो न सिर्फ उनकी इज्जत मिट्टी में मिलती, बल्कि इस बड़े नुकसान से सेक्ट के अंदर भी अशांति फैल सकती थी और दूसरी समस्याएं खड़ी हो सकती थी। गू इमॉर्टल्स को हराना आसान था, लेकिन उन्हें मारना मुश्किल। जो कोई भी इस स्टेज तक पहुंच सकता था, उसके पास बच निकलने के कोई ना कोई तरीके या ट्रम्प कार्ड्स क्यों नहीं होंगे। अगर वो यूज मारने में फेल हो जाते तो वो एक गू इमॉर्टल को पूरी तरह दुश्मन बना लेते। एक गू इमॉर्टल जो दिल में नफरत पाले हुए हो, वो मॉर्टल्स के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के बड़े साइज और फैले हुए एसेट्स के साथ उन्हें हर जगह सिचुएशन को संभालना पड़ता। ए फ्लैट जब फैंग युआन ने ऐसी ताकत दिखा दी थी, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट अकेले जबरदस्ती हमला नहीं कर सकता था जब तक कि दूसरे सेक्ट्स उनके साथ कोऑपरेट ना करें। लेकिन अगर वो कोऑपरेट करते तो फायदों के बंटवारे को लेकर कई पहलुओं पर इश्यूज होते। अगर हे फैंग युआन के साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता तो वो गट्स गू के लिए ट्रेड शुरू कर देते। ये नतीजा पूरी तरह से फेलियर नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा करने का मूल उद्देश्य गट्स गू हाई था। सबसे कम कीमत पर सबसे बड़े फायदे हासिल करना, यही वो मुद्दा था जिसकी चिंता इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के सभी सुप्रीम एल्डर्स को थी। इससे पहले इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने पहले हाई फैंग युआन से गट्स गू की बिक्री शुरू करने का अनुरोध किया था। अगर हम दूसरी पार्टी के साथ एक ट्रेड स्थापित कर सके तो मुझे जबरदस्ती अपना रास्ता बनाने और चोट लगने का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। मैं बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस बचा सकता हूं और सेक्ट में वापस जाने पर मेरे पास एक सही जस्टिफिकेशन होगा। ही फंग यांग ने इस विकल्प पर विचार किया। फैंग युआन ने उसके चेहरे के भाव देखे। भले ही फंग यांग एक चतुर आदमी था और चेहरे पर जज्बात नहीं दिखाता था, लेकिन वो जितनी देर से इस पर विचार कर रहा था उससे साफ था कि वो मान गया था। इसलिए फैंग युआन ने आगे कहा, मेरे 100 गट्स गू ट्रेजर येलो हेवन में एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन के बदले बिकेंगे। मेन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को हर इमॉर्टल एसेंस स्टोन के बदले 120 गट्स गू बेचूंगा। लेकिन बदले में मैं चाहता हूं कि आपका इमॉर्टल क्रेन सेक्ट मेरे इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को अपने सेक्ट की एक सब्सिडरी फोर्स के रूप में माने। इसके अलावा ये सब्सिडरी जब चाहे आपसे अलग हो सकती है। जब तक उसके पास ये पहचान थी, बाकी 9 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को शामिल किए बिना फैंग युआन से निपट नहीं सकते थे। यह राइचस पाथ के नियम दर यह इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को बड़ा बॉस बनाने जैसा था, जबकि इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड एक छोटा साथी था। उसके छोटे साथियों को मारने से पहले आपको बॉस से पूछना पड़ेगा। ही फंग यांग ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, फैंग युआन, क्या तुम मेरे सेक्ट को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हो? तुम्हारी फोर्स के साथ तुम जरूर अपना सेक्ट स्थापित कर सकते हो, है ना? टीएनटी पहाड़ पर कोई भी सेक्ट नहीं बना सकता। मेरा इस कीमती जगह को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। फैंग युआन हौसा। टीएनटी पहाड़ सीधा हेवनली कोर्ट से जुदा था, यहां तक कि गू इमॉर्टल्स भी इस पहाड़ पर लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट फैंग युआन को सेक्ट का गद्दार घोषित ना करता और उस नीचे गिराने का पुख्ता कारण ना रखता, तो वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का सब्सिडरी बनना आपके सेक्ट की इज्जत के लिए भी अच्छा होगा, है ना? फैंग युआन ने आगे कहा। ही फंग यांग फिर से शांत हो गया। काफी देर बाद उसने एक गहरी सांस ली।
ये मामला बहुत जरूरी है, मैं इसका फैसला नहीं ले सकता, मुझे वापस जाकर सेक्ट को रिपोर्ट करने की इजाजत दीजिए। फैंग युआन ने सर हिलाया। ये सबसे अच्छा होगा अगर भाई ही जाकर समझाएं। लेकिन फेरी कैंग यू को कुछ समय के लिए यहां मेहमान बनकर रहना होगा। ही फन यांग और कैंग यू ने एक दूसरे से एड़ी मिलाई। फेरी कैंग यू ने कहा, लॉर्ड फंग यांग, आप आगे बढ़िए और वापस जाइए, मैं यहां इंतजार करूंगी। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ही फन यांग ने गंभीरता से उसकी तरफ सर हिलाया, फिर फैंग युआन और उसके गिरोह को गहरी नजर से देखा। वो इन लोगों को अपने दिल की गहराइयों में उतार लेना चाहता था। लैंड स्पिरिट, दरवाजा खोलो और भाईहे को बाहर जाने दो, फैंग युआन ने चिंता भरे टोन में कहा। जी, मास्टर, लिटिल हु इमोर्टल ने जल्दी से जवाब दिया। टीएनटी पहाड़ पर एक चमकदार सफेद सुनहरी रोशनी बनी। रोशनी में एक चमकदार लाल दरवाजा दिखाई दिया। ये 30 मीटर से भी ऊंचा था और यूएस पर एक इंद्रधनुषी रंग का प्लाग था। गुलाबी बादल इकट्ठे हुए जब ऑरोरा रोशनी की सीधियों में बदल गया। ही फन यांग दरवाजे से बाहर आया। जब वो गया तो वो ब्लेस्ड लैंड के सही रास्ते से गया था। इस हरकत ने जल्दी ही बाकी 9 बड़े सेक्स के गू इमोर्टल्स का ध्यान खींच लिया। उन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दिया। वो बाहर आ गया। इतनी जल्दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विरोध ही नहीं हुआ? जब हे फंग यांग अंदर गया तो उसने एक्सपेंड स्पेस इमोर्टल गू का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब वो बाहर आया तो वो मेन एंट्रेंस से था। यह इस बात का सबूत है कि वो सफल हुआ। कुछ गड़बड़ है, उसके चेहरे को देखो, जीत की कोई खुशी नहीं है, वो उल्टा शांत और संयमित लग रहा है। भले ही उन्हें शक था, उनमें से किसी ने भी उससे सीधे नहीं पूछा। ये 10 बड़े सेक्स के बीच एक गुप्त मुकाबला था, सीधा टकराव उनकी इज्जत के लिए हानिकारक था। ही फंग यांग को उनके एहसासों की परवाह नहीं थी, वो बस फी ही पहाड़ पर वापस जाना चाहता था, इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए। वो तेजी से उड़ा, एक पाल में टीएनटी पहाड़ से बहुत दूर निकल गया। ही फंग यांग की भुएं सिकुड़ी हुई थी, वो गुस्से और शक में था। फैंग युआन की फोर्स कहां से आए? फैंग युआन के अलावा बाकी 3 इमोर्टल्स ने अपने चेहरे मस्क से ढके हुए द और इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स को ब्लॉक करने के लिए गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया। वो साफ तौर पर अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है? कहीं वो बाकी 9 सेक्स के गू इमोर्टल्स तो नहीं? वो नहीं चाहते थे कि हमारा सेक्ट डांग पहाड़ हासिल करे, इसीलिए उन्होंने पहले से हाईफैंग युआन के साथ गुप्त रूप से साजिश की। जैसे ही उसने ये सोचा, हे फंग यांग ने इस संभावना को खारिज कर दिया। कागज आग को नहीं छुपा सकता, राज अस्थायी होते हैं और बाहर आ जाते हैं। 9 बड़े सेक्स ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ये उनके महान सेक्स के आचरण के खिलाफ था। तो क्या वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के छोटे सेक्स से आए इकट्ठे हुए गू इमोर्टल्स हैं? ही फंग यांग ने सोचा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में अनगिनत सेक्स द 10 बड़े एंशिएंट सेक्स के अलावा बड़े साइज्ड, मध्यम साइज्ड, छोटे साइज्ड और मिनी सेक्स थे। अनगिनत सेक्स द उनके बीच स्वाभाविक रूप से कुछ गू इमोर्टल्स थे। अगर वो लोग द तो इन सभी गू इमोर्टल्स के सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ठीकने होंगे। अपने घर के सेक्ट को एंशिएंट सेक्स द्वारा दबाए जाने या परेशान होने से बचाने के लिए वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहेंगे। ये बात समझ में आती है। ये सही है, फैंग युआन के पास फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल इमोर्टल गू है। ये लोग शायद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ना हों, वो शायद दूसरे रीजन से हों। गू इमोर्टल जितना मजबूत होता है, रीजनल दीवारों को पार करना उतना ही मुश्किल होता है। हर कुछ समय में उन्हें उस रीजन में अपना अपच खोलना पड़ता है जहां वो इमोर्टल बने ताकि हेवन एंड अर्थ की को इकट्ठा करके ब्लेस्ड लैंड को स्थिर कर सकें। लेकिन फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल के साथ दूसरी पार्टी इन समस्याओं को आसानी से सुलझा सकती है। ही फंग यांग के विचार तेजी से चल रहे थे। उसने जल्दी हाईफैंग युआन और दूसरे गू इमोर्टल्स की पहचान का अंदाजा लगा लिया, लेकिन उसके पास बहुत कम ऐसे बूट द वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड बहुत रहस्यमयी और खतरनाक है। जब तक हम उनके राज नहीं जान लेते, हम आसानी से हमला नहीं कर सकते। इस बार मुझे भारी नुकसान हुआ। समस्या की जाद ये थी कि दुश्मन अंधेरे में था जबकि मैं खुले में, हमें इंटेल की कमी का नुकसान उठाना पड़ा। ही फंग यांग ने इस घटना से अपना अनुभव निकला, लेकिन वो अचानक हवा में रुक गया। ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां मुझ पर घात लगाने की? ही फंग यांग तुरंत सतर्क हो गया, चिल्लाते हुए। तुम काफी चौकस हो। कहीं से एक आवाज आई, वो कभी ऊंची तो कभी नीची हो रही थी, एक कर्कश मर्दाना आवाज जो एक तीखी महिला आवाज में बदल जाती। किसी ने साफ तौर पर गू वॉर्म से अपनी आवाज बदल ली थी। 2 आकृतियां प्रकट हुईं, एक आगे और एक पीछे। उन्होंने हे फंग यांग के रास्ते ब्लॉक कर दिए।
आगे जो बदला वो आसमान था। उज्जाव, चमकदार और साफ आसमान जिसमें कोई बादल नहीं थे, अंधेरा और भयानक हो गया, कोहरा घना हो गया जबकि बदले की आत्माएं हर तरफ उड़ने लगी। ये एक बैटलफील्ड किलर मूव था। ये एक बैटलफील्ड एनवायरनमेंट था जो कुछ गू वॉर्म्स के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ये कुछ आम गू इमोर्टल्स के पास नहीं हो सकता था। मेन इमोर्टल क्रेन सेक्ट का है फंग यांग हूं, तुम दोनों ने अपनी शक्ल छुपा रखी है और इतना रहस्यमय बिहेव कर रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है? ही फंग यांग चिल्लाया। उसके सामने डुगू इमोर्टल्स एक अंधेरे प्रकाश की परत में लिप्त हुए उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी। तो क्या हुआ अगर तुम इमोर्टल क्रेन सेक्ट से हो? उसके सामने वाले रहस्यमय गू इमोर्टल ने ठंडी हंसी हंसी। उसके पीछे वाले गू इमोर्टल ने सीधे कहा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो तुझे मारकर ही रहेंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, असगू इमोर्टल ने हमला कर दिया। 5 उंगलियां खुल गईं और हथेली से हजारों हल्की सफेद ग्रे धागे निकले। धागे हे फंग यांग के करीब पहुंचे। जैसे ही उसका दिल उछला, ये साफ तौर पर लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया एक मोर्टल किलर मूव था। एक बार जब वो इन धागों में उलझ जाता तो बचना मुश्किल हो जाता। ही फंग यांग ने जल्दी से अपना क्रेन ग्रुप बुलाया। उसके इमोर्टल एपर्चर के अंदर बड़ी संख्या में उड़ने वाले क्रेन्स वो उन्हें अपने साथ हर जगह ले जाता था और उसके पास कभी भी सैनिकों की कमी नहीं होती थी। क्रेन ग्रुप संख्या में बहुत बड़े थी। वहां आयन बीक फ्लाइंग क्रेन्स, फायर पैलेट क्रेन्स, टेलविंड क्रेन्स, क्लाउड मिस्ट क्रेन्स, स्टेलर लाइट क्रेन्स और इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन्स सब एकदम सही तालमेल में मिले हुए एक टाइट फॉर्मेशन बना रहे थे। एक डेसोलेट बीस्ट 9 पैलेस क्रेन बाहर उड़ा, चिल्लाते हुए और आसपास के कोहरे को बिखेरते हुए। ही फंग यांग 9 पैलेस क्रेन की पीठ पर चढ़ गया। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे जबकि उसकी निगाह बिजली जैसी थी। उसके अंदर का गुस्सा जाग चुका था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक आसान शिकार हूं? आज तुम विंज्ड क्रेन फ्लाइंग इमोर्टल के क्रोध का स्वाद चखोगे। जैसे ही धागे उसकी तरफ उड़े, आयन बीक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप उड़कर निकला और अपने शरीरों से उन्हें रोक दिया। दूसरे रहस्यमय गू इमोर्टल ने अपने गाल फुलाए और बड़ी आग की लपटें फूंकी। ये लपटें हल्की हरी थी और इस बैटलफील्ड में उनकी शक्ति बढ़ गई थी, जिससे कई क्रेन्स जलने के बाद आसमान से नीचे गिर गए। ही फंग यांग भी पीछे रहने वाला नहीं था। उसने अपना एंस्लेवमेंट पाथ किलर मूव एक्टिवेट किया। तुरंत इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन्स का एक ग्रुप उड़कर निकला, बिजली के तीर छोड़े जो इकट्ठे होकर एक स्तंभ बन गए, बैटलफील्ड को छेड़ते हुए। फायर पैलेट क्रेन्स का एक और ग्रुप उड़कर निकला, उनके शरीर आग में लिप्त हुए अपने दुश्मनों को जलाते हुए। उड़ने वाले क्रेन्स के दो ग्रुप्स दो रहस्यमय गू इमोर्टल्स की तरफ दो बड़े मुक्कों की तरह बढ़े। बूम बूम बूम, एक तेज विस्फोट के साथ दोनों पक्ष घमासान युद्ध में लग गए। चैप्टर 703 प्लॉट विद इन प्लॉट, अ फेटल किलर मूव। बैटलफील्ड पर घमासान युद्ध जारी था। आयन बीक फ्लाइंग क्रेन्स का एक बड़ा ग्रुप, जिनके शरीर लोहे की तरह काले उनकी डिफेंस बढ़ी हुई थी और उन्हें मौत का डर नहीं था। वो दोनों रहस्यमय गू इमोर्टल्स पर जोर से हमला कर रहे थे। दोनों रहस्यमय गू इमोर्टल्स में से एक ने अपना मुंह खोला, जिससे एक तेज आवाज निकली जो हर तरफ गूंज रही थी। ये एक साउंड पाथ किलर मूव था। आवाज के प्रभाव में आयन बीक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप का फॉर्मेशन गड़बड़ा गया, उनका टाइट फॉर्मेशन ढीला पड़ गया और कई कमजोरियां सामने आ गईं। चलो, दूसरे रहस्यमय गू इमोर्टल ने मौका देखा और दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ा। दोनों ग्रे व्हाइट आग के दो गोलों में बदल गए, आयन बीक फ्लाइंग क्रेन्स के फॉर्मेशन को चीरते हुए हे फंग यांग की तरफ बढ़े। एक एंस्लेवमेंट पाथ गू इमोर्टल के खिलाफ उसके बीस्ट ग्रुप से जबरदस्त लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एंस्लेवमेंट गू इमोर्टल को हाई गिराना सही बैटल टैक्टिक थी। ही फंग यांग ने देखा कि दुश्मन करीब आ रहा है। वो न सिर्फ चिंतित नहीं था, बल्कि उसने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। तुम मेरे जाल में फंस गए। उसने एक 5 छेदों वाली जेड फ्लूट गू निकली, उस अपने मुंह के पास रखा और बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। वो एक हरे कपड़ों वाला नौजवान लग रहा था, लेकिन वो असल में लाखों जानवरों का मालिक था। बिना हवा के भी उसकी आस्तीनें हवा में लहरा रही थी, उसकी यूनि में एक जिंदा दिल चमक थी। एंस्लेवमेंट पाथ किलर मूव, 8 साइडेड एम्बुश। हजारों उड़ने वाले क्रेन्स उसके संगीत के साथ हिलने लगे। अदृश्य क्रेन्स के ग्रुप जो अपनी शक्ल छुपाए हुए सामने आ गए और दोनों रहस्यमय गू इमोर्टल्स को कास कर घेर लिया। ही फंग यांग ने जानबूझकर अपने आसपास के फॉर्मेशन में एक खाली जगह छोड़ी थी। वो अपने दुश्मनों को सीधे उसमें लाने का एक जाल था। ए फ्लैट जब दूसरी पार्टी इसमें फंस चुकी थी तो उसने उन्हें नहीं छोड़ा। जैसे ही उसकी बांसुरी बजती रही, उसके शरीर से 3-5 तार वाले जिदरगू उड़कर निकले। बांसुरी के संगीत के बीच जिदर ने एक तीखी धुन बजाई जो एक और एंस्लेवमेंट पाथ किलर मूव में बदल गई, फॉर्मेशन लाइक वाटर।
अनागिनत उड़ने वाले क्रेन्स बाहर की तरफ उड़े, जबकि अनागिनत उड़ने वाले क्रेन्स केंद्र की तरफ उड़े। पूरा बैटलफील्ड घूमते हुए गियर्स के एक परफेक्ट सामंजस्य जैसा था। पैमाना विशाल लेकिन व्यवस्थित था। उड़ने वाले क्रेन्स तरल रूप से हिल रहे थे, उनका फॉर्मेशन पानी के बहाव की तरह बदल रहा था। दोनों रहस्यमय गू इमॉर्टल्स इस फॉर्मेशन के अंदर उन्होंने उड़ने वाले क्रेन्स की व्यवस्था को आसानी से बदलते देखा। उन्हें एक पत्थर की चक्की में दाने जैसा महसूस हुआ, जिसे अभी पीस कर आटा बना दिया जाएगा। ही फंग यांग बांसुरी बजाता रहा, बीस्ट ग्रुप के केंद्र में सुरक्षित, डेसोलेट क्रेन की पीठ पर खड़ा। वो क्रेन ग्रुप को दोनों रहस्यमय एक्सपर्ट से लड़ते हुए देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा, जब से हमने लड़ना शुरू किया है, इन दोनों ने अनगिनत किलर मूव्स इस्तेमाल किए हैं। साउंड पाथ, स्पेस पाथ, फायर पाथ, विंड पाथ, लाइट पाथ, डार्क पाथ, रूल पाथ और भी बहुत कुछ। वो ये जानबूझकर कर रहे थे। वो अपनी असली काबिलियत इस्तेमाल नहीं करना चाहते ताकि उनकी पहचान ना खुल जाए। जब गू मास्टर्स इमॉर्टल्स बनते हैं, उनके शरीर के फाउंडेशन के अनुसार, 7 हाईएस गू वर्म के अनुसार, जिसका इस्तेमाल उनके इमॉर्टल एपर्चर को बनाने के लिए किया गया था, उन्हें उनके रिस्पेक्टिव पाथ्स के गू इमॉर्टल्स में क्लासिफाई किया जाता है। वहां फायर पाथ गू इमॉर्टल्स, विंड पाथ गू इमॉर्टल्स, विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स और कई अन्य जो रिस्पेक्टिव पाथ्स के इमॉर्टल बॉडीज बनाते थे। इमॉर्टल बॉडी तब मिलता है जब एक गू मास्टर असेंड करता है। उनका शरीर 3 की द्वारा मॉडिफाई किया जाता है, सारी अशुद्धियां दूर की जाती हैं और उनके जीवन का सार ऊंचा उठाया जाता है। एक विंड पाथ इमॉर्टल बॉडी में विंड के डाउ मार्क्स और समझ होगी, इसलिए जब वो विंड पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो प्रभाव ज्यादा होता है। एक फायर पाथ इमॉर्टल बॉडी, फायर से संबंधित ग्रेट डाउ द्वारा शुद्ध किया जाता है। यह फायर पाथ से करीबी रूप से जुदा होता है और फायर पाथ किलर मूव्स को नॉर्मल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। जैसे कि फैंग युआन, भले ही वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, वो अभी भी एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल था। उसका शरीर स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल बॉडी था, इसलिए जब वो दूसरे पाथ्स के गू वॉर्म्स और किलर मूव्स का इस्तेमाल करता था तो प्रभाव सिर्फ मामूली होता था। ही फंग यांग को मारने की कोशिश करने वाले दोनों रहस्यमय गू इमॉर्टल्स ने अपने असली लड़ाई के तरीके इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए उन्हें उसने दबा दिया, भले ही वो संख्या में 2 से 1 थे। क्या तुम दोनों अभी भी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम अपनी असली काबिलियत इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम यहीं मर सकते हो। ही फंग यांग लगातार हंस रहा था, उसकी आवाज बैटलफील्ड में गूंज रही थी। दोनों रहस्यमय गू इमॉर्टल्स जोरदार सांस ले रहे थे। क्रेन ग्रुप्स का हमला एक लहर की तरह निरंतर और गुस्से से भरा था। दोनों उनसे निपटते निपटते थक चुके थे। जैसा कि हे फंग यांग ने कहा, अगर दोनों ने अपने असली तरीके इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया तो वो सच में जल्द ही मारे जाएंगे। दोनों ने इन्हीं में आंखें डाली और सर हिलाया, अपना मन बना लिया। उनमें से एक ने आ भरी, जैसा कि एक प्रतिष्ठित राइचस सेक्ट से उम्मीद थी। विंज्ड क्रेन फ्लाइंग इमॉर्टल की शक्ति मैंने आज सच में देख ली। दूसरे ने कहा, लेकिन भले ही हम अपनी असली काबिलियत इस्तेमाल ना करें, हम अब भी तुम्हें मार सकते हैं। ही फंग यांग, अपने आसपास देखो। ओह! ही फंग यांग की निगाह तेजी से आसपास घूमी। मूल रूप से ये एक धुंधला दृश्य था। बैटलफील्ड रोने और पीड़ा भरी चीखों से भरा था, लेकिन अब एक बदलाव आया था। घने कोहरे के गुच्छों के अंदर गहरे नीले सोल बीस्ट्स बन रहे थे। सिर्फ कुछ सांसों के समय में सोल बीस्ट्स की संख्या बहुत बढ़ गई। वो हे फंग यांग के क्रेन ग्रुप के बराबर हो गए थे। क्या ये सोल टेकर बैटलफील्ड है? ही फंग यांग का दिल उछला, उसने अनजाने में ये कह दिया। ही, विंज्ड क्रेन फ्लाइंग इमॉर्टल, तुम काफी जानकार हो। रहस्यमय गू इमॉर्टल्स हैसा, उनकी आवाजें लगातार बदल रही थी, कभी मर्दाना तो कभी महिला जैसी लग रही थी। ही फंग यांग का चेहरा गंभीर हो गया। इस सोल टेकर बैटलफील्ड किलर मूव की बड़ी बुरी रेप्यूटेशन थी, इससे निपटना बहुत मुश्किल था। इस बैटलफील्ड में मरने वाले जीवित प्राणियों की आत्माओं को ले लिया जाता और सोल बीस्ट्स में बदल दिया जाता, किलर मूव के यूजर के कंट्रोल में। सबसे जरूरी बात, इस बैटलफील्ड किलर मूव का ओरिजिन बहुत बड़ा था। इसे इतिहास के 10 वेनरेबल्स में से एक ने बनाया था जब वो जवान था, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, जिसके पास सबसे ज्यादा खूनी प्रकृति थी। ये दोनों रहस्यमय गू इमॉर्टल्स कौन थे? उनके पास असल में एक बैटलफील्ड किलर मूव, सोल टेकर, था जो इतिहास में लंबे समय से खो गया था। जैसे हाई सोल बीस्ट्स प्रकट हुए, उन्होंने क्रेन ग्रुप्स के साथ लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई की स्थिति बदल गई। ही फंग यांग ने तेजी से क्रेन ग्रुप्स को मैनिपुलेट किया, सोल बीस्ट से बचने के लिए फॉर्मेशंस बदले। दोनों रहस्यमय गो इमॉर्टल्स पर अब कम प्रेशर था और वो क्रेन ग्रुप्स के जीहे से बाहर निकलने में सफल रहे। सोल बीस्ट का आकार क्रेन ग्रुप के बराबर था, लेकिन वो क्रेन्स को हरा नहीं सकते थे।
अक्सर एक क्रेन को मारने के लिए 10 सोल बीस्ट की बाली देनी पड़ती थी। लेकिन हे फंग यांग अपने मन में और ज्यादा सतर्क हो गया। जब सोल बीस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते तो ये टुकड़े सोल टेकर बैटलफील्ड में नए सोल बीस्ट बना सकते थे। इस बीच जब एक फ्लाइंग क्रेन मरता, उसकी आत्मा को बैटलफील्ड द्वारा ले लिया जाता, एक सोल बीस्ट बन जाता, दुश्मन की सेना का हिस्सा बन जाता। भले ही हे फंग यांग की कल्टीवेशन कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो बिना किसी नुकसान के नहीं लड़ सकता था। एक बार जब यूज नुकसान होता तो लंबे समय तक सोल बीस्ट का पलड़ा भारी हो जाता। जैसे जैसे ये चलता गया, हे फंग यांग का फायदा कम होता जाएगा, क्रेन ग्रुप्स धीरे धीरे सोल बीस्ट द्वारा खत्म कर दिए जाएंगे। हे फंग यांग, बस इतना जान लो, हमने पहले कमजोरी दिखाने का नाटक किया था टाइम खरीदने के लिए। ए फ्लैट जब सोल टेकर बैटलफील्ड काफी बड़ा हो गया है, तुम्हारा एंस्लेवमेंट पाथ एडवांटेज खत्म हो गया है। विंज्ड क्रेन फ्लाइंग इमॉर्टल, आज तुम यही मरोगे। दोनों रहस्यमय गु इमॉर्टल ने मिलकर काम किया। विंड पाथ किलर मूव, टॉर्नेडो ड्रैगन व्हिप। एक हवा का कोड़ा जो सैकड़ों मीटर लंबा था, उससे एक गु इमॉर्टल ने घुमाया और अनगिनत उड़ने वाले क्रेन्स को मार डाला। पॉइजन पाथ किलर मूव, किलर बी स्टैब। हजारों सुइयां एक तूफानी बारिश की तरह बरस पड़ीं। अन पर लगा जहर बहुत शक्तिशाली था। जो भी फ्लाइंग क्रेन सीधे टकराया वो मौके पर ही मर गया, उनका मांस गलने लगा। दोनों रहस्यमय गु इमॉर्टल्स ने आखिरकार अपनी असली काबिलियत दिखा दी थी। एक विंड पाथ गु इमॉर्टल था, जबकि दूसरा पॉइजन पाथ गु इमॉर्टल। बड़ी संख्या में क्रेन्स मारे गए, उनकी आत्माओं को बैटलफील्ड ने निकल लिया, सोल बीस्ट्स के नए बैचेस बन गए। ओह नहीं, दुश्मन तैयारी के साथ आया है, उन्होंने इसके लिए लंबे समय से प्लानिंग की थी, मैं यहां नहीं रह सकता। ही फंग यांग ने यह देखा और पीछे हटना चाहा। सिर्फ एक बेवकूफ हाई सोल टेकर बैटलफील्ड में रहना चाहेगा और दुश्मन से लड़ना चाहेगा। यह सोल टेकर बैटलफील्ड कोहरे से भरा है, रास्ता भटकना आसान है, इससे बचना मुश्किल है। लेकिन अभी मेरे पास एक्सपैंड स्पेस इमॉर्टल गु है, यहां से बचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ही फंग यांग ने यह सोचा और अपनी दिव्या चेतना का इस्तेमाल करके अपने इमॉर्टल एपर्चर में एक इच्छा से कम्युनिकेट किया। ये इच्छा एक हट्टा कट्टा आदमी के रूप में थी। जब हे फंग यांग ने पहले ही पहाड़ छोड़ा था, तब ये उसके इमॉर्टल एपर्चर में दाखिल हो गई थी और गु वॉर्म्स का इस्तेमाल करके बाहर की स्थिति पर नजर रख रही थी। ही फंग यांग का इस बार का सारा अनुभव, जब से उसने ही पहाड़ छोड़ा था, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में, जब वो फैंग युआन और दूसरों से घिर गया था, और जब उसने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड छोड़ा और सोल टेकर बैटलफील्ड में फंस गया, जो रहस्यमय गु इमॉर्टल्स द्वारा हमला किया गया। अस इच्छा ने सब कुछ साफ साफ देखा था। ही फंग यांग ने अनुरोध किया, लॉर्ड टाइगर डेमन, कृपया अपना इमॉर्टल किलर मूव एक बार और इस्तेमाल करें ताकि इस बैटलफील्ड को तोड़कर यहां से बच निकलें। ये इच्छा इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के तीसरे सुप्रीम एल्डर, लॉर्ड टाइगर डीमंस एंगरविल की थी। वो हवा में बैठा, अपनी अम्म बिना किसी भाव के खोलते हुए, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि हर बार जब मेन फोर्स इंट्रूजन का इस्तेमाल करता हूं, मेरे मूल शरीर को 2 लाल खजूर इमॉर्टल एसेंस बीड्स खर्च करने पड़ते हैं। ही फंग यांग ने जल्दी से कहा, जूनियर समझता है, वापस आने पर मैं उचित मुआवजा दूंगा। टाइगर डीमंस एंगरविल ने सर हिलाया, आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ से पकड़ा, 2 लाल खजूर इमॉर्टल एसेंस को एक्सपैंड स्पेस इमॉर्टल गु की तरफ फेंका। उसी समय कई इमॉर्टल गु भी उठ खड़े हुए। थोड़ी देर की तैयारी के बाद हे फंग यांग ने अपनी हथेली खोली, अपने इमॉर्टल एपर्चर से एक्सपैंड स्पेस इमॉर्टल गु निकला। इमॉर्टल गु एक पीली रोशनी में ढाका हुआ था। हे फंग यांग ने यूज हल्के से थपथपाया। पीली रोशनी उसके हाथों से निकली, सोल टेकर बैटलफील्ड को तोड़कर एक छेड़ बना दिया। ही फंग यांग बहुत खुश हुआ। उसने एक्सपेंड स्पेस इमॉर्टल गु वापस रखा और उसके पैरों के नीचे का 9 पैलेस क्रेन चिल्लाया, अपने पंख फड़फड़ाए और यूज सोल टेकर बैटलफील्ड से बाहर लड़ गया। बैटलफील्ड के बाहर आसमान साफ था, बिना किसी बादल के। ओह नहीं, उसके पास असल में एक्सपेंड स्पेस इमॉर्टल गु था, वो भाग रहा है। हे फंग यांग, अगर हिम्मत है तो भागो मत, चलो 300 राउंड्स तक लड़ते हैं। उसके पीछे डुगु इमॉर्टल्स की चीखों में चिंता और घबराहट का टोन था। ही फंग यांग जोरदार हंसा, उसका दिल गर्व से भर गया था। यहां तक कि सोल टेकर बैटलफील्ड भी मुझे नहीं रोक सकता। तुम लोग जो भी हो, मुझ पर घाट लगाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, मैं ये याद रखूंगा। ये मत सोचना कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि तुमने अपनी पहचान छुपा ली है, तुमने अपने खुद के किलर मूव्स इस्तेमाल किए हैं। जब मेन सेक्ट वापस जाऊंगा, मैं जांच करूंगा, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि तुम असल में कौन हो। ओह नहीं! अचानक हे फंग यांग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, उसका चेहरा बदल गया।
वो हमेशा से एक सतर्क व्यक्ति था और उसमें बहुत आत्मनियंत्रण था। उसके जज्बात सोल टेकर बैटलफील्ड से निकलते ही इतने खुश कैसे हो गए, जैसे उसने अभी एक लड़ाई जीती हो। इस बार वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को वापस लेने में असफल रहा था। उसने लॉर्ड टाइगर डेमन के पालन पोषण और उम्मीदों को तोड़ दिया था। यूज तो निराश होना चाहिए था। ओह नहीं! खतरे की एक तेज चेतावनी उसके दिल में उठी। हेफंग यांग ने पलट कर देखा तो एक गू इमॉर्टल देखा जो एक छोटे लड़के जितना छोटा था। उसका शरीर एक अंधेरे प्रकाश में ढका हुआ था। उसने एक खंजर के आकार का गू वर्म पकड़ा हुआ था। वो ठीक हेफंग यांग के पीछे था, 1 फुट से भी कम दूरी पर। एक तीसरा गू इमॉर्टल। घाट में एक तीसरा गू इमॉर्टल था। ये उनका असली किलर मूव था, एक चाल के अंदर एक चाल। जबकि हेफंग यांग का दिमाग सोल टेकर बैटलफील्ड छोड़ते हाई रिलैक्स हो गया था, अस पर घातक हमला किया गया। हेफंग यांग गुस्से और हैरानी में था। उसकी ऊँग खून से लाल थी और वो बेहद गुस्से में था। वो पीछे नहीं हटा, इसके बजाय उसमें दुश्मन से मौत तक लड़ने की इच्छा जागी। जल्दी हटो! दुश्मन एक इमोशन पाथ गू इमॉर्टल है। वो तुम्हारे जज्बातों को प्रभावित करके तुम्हारे फैसले में दखल दे सकता है। उसके इमॉर्टल एपर्चर के अंदर टाइगर डीमंस एंगर विल चिल्ला रहा था। ही, बहुत देर हो चुकी है। तीसरे गू इमॉर्टल ने अपना खंजर उठाया, हेफंग यांग पर वार किया। खंजर के आकार के गू वर्म से एक तेज इमॉर्टल गू ऑरा फूटा। हेफंग यांग दहशत में था और शिकायतों से भरा हुआ था। दुश्मन के पास एक अटैक टाइप इमॉर्टल गू था। उसके पास सिर्फ एक एक्सपेंड स्पेस इमॉर्टल गू था। वो उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसके पास जो डिफेंसिव मॉर्टल किलर मूव्स दी, वो इस अटैक टाइप इमॉर्टल गू को नहीं रोक सकते थे। चैप्टर 704 लिटिल नाइन खंजर नुमा इमॉर्टल गू यूएस में घुसने हाई वाला था। हेफंग यांग को गुस्सा, डर, हैरानी, नामंजूरी, हर तरह के एहसास लावे की तरह उसके अंदर उबल रहे थे, जो उसकी हरकतों पर भारी असर डाल रहे थे। क्या मैं आज यहीं मरने वाला हूं? हेफंग यांग के दिमाग में ये ख्याल अपने आप आ गया। लेकिन ठीक इस खतरनाक पाल में उसके पैरों के नीचे खड़े डेसलत बीस्ट नाइन पैलेस क्रेन ने अचानक एक तीखी चीख मारी और फिर तेजी से अपने शरीर को घुमा दिया। हेफंग यांग का शरीर नीचे गिर गया जबकि नाइन पैलेस क्रेन ने घाट लगाए गू इमॉर्टल को रोक लिया। प्लोप! एक हल्की सी आवाज गूंजी। खंजर नुमा इमॉर्टल गू बेदर्दी से नाइन पैलेस क्रेन के सीने में घुस गया। तीसरे गू इमॉर्टल ने हैरानी भरा चेहरा बनाया। उसने सोचा था कि हेफंग यांग को परेशान करने से नाइन पैलेस क्रेन पर भी असर पड़ेगा। आखिरकार हेफंग यांग एक एंस्लेवमेंट पाथ गू इमॉर्टल था और नाइन पैलेस क्रेन उसके द्वारा काबू किया गया था। अगर यूएस पर असर हुआ तो नाइन पैलेस क्रेन से भी डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। उसने हेफंग यांग को बुरी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए कई इमोशन पाथ किलर मूव्स एक्टिवेट किए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आखिरी पाल में यह नाइन पैलेस क्रेन अपने मालिक को बचाने के लिए आगे आ जाएगा। लिटिल नाइन! हेफंग यांग ने नाइन पैलेस क्रेन को घातक वार लेते देखा। उसकी ऊँग से तुरंत आंसू बहने लगे और उसने दर्द भरी दहाड़ मारी। उसने इस नाइन पैलेस क्रेन को बड़े प्यार से पाला था और यूएस पर कभी भी कोई एंस्लेवमेंट मेथड्स इस्तेमाल नहीं किए थे। जब वो जवान था तब एक मिशन पर बाहर होने पर उसका बुरी तरह से पीछा किया गया था। उसकी जिंदगी धागे से लटकी हुई थी जब वो गलती से उतने ही बुरी तरह घायल नाइन पैलेस क्रेन से टकरा गया। इस इत्तेफाकिया और अनजाने मुलाकात के बाद उसने और नाइन पैलेस क्रेन ने एक दूसरे की मदद करके मुसीबत से निकले। नाइन पैलेस क्रेन मरने की कागार पर था। हेफंग यांग यूज सेक्ट वापस ले आया और अपनी सारी दौलत लगा दी। बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी को स्थिर कर पाया। उसके बाद के दर्जनों सालों में हेफंग यांग ने नाइन पैलेस क्रेन का इलाज करने के लिए पैसे कमाने के लिए कई खतरे उठाए। धीरे धीरे उस मौत के मुंह से बाहर निकला। भाइयों से भी ज्यादा गहरा रिश्ता इस तरह एक इंसान और एक क्रेन के बीच बन गया था। बाद में एक हादसा हुआ। रैंक 5 गू मास्टर हेफंग यांग अपने मिशन में फेल हो गया था और बुरी तरह घायल था। उसके पास जो रिसोर्सेज दी वो सिर्फ एक जान बचा सकते थे। अगर वो नाइन पैलेस क्रेन का इलाज करता तो वो मर जाता, लेकिन अगर वो खुद को बचता तो नाइन पैलेस क्रेन अपनी बची कुची जिंदगी नहीं बचा पाता। इस चुनौती के मोड़ पर हेफंग यांग ने 3 दिन और 3 रात सोचा। आखिर में उसने नाइन पैलेस क्रेन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। इस हरकत ने तीसरे सुप्रीम एल्डर लॉर्ड टाइगर डेमन को प्रभावित कर दिया और उनकी मदद से हेफंग यांग और नाइन पैलेस क्रेन दोनों बच गए। हेफंग यांग उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और गू इमॉर्टल बनने के बाद वो लॉर्ड टाइगर डेमन के फैक्शन में शामिल हो गया। नाइन पैलेस क्रेन ने एक दुख भरी चीख मारी। उसका विशाल और पतला शरीर एक ग्रे रोशनी की परत से ढक गया था। इस ग्रे रोशनी में
उसका शरीर तेजी से सिकुड़ रहा था और जवान हो रहा था। एक वयस्क उम्र से वो लगातार अपनी युवावस्था, फिर बचपन की तरफ बदल रहा था। यह इमॉर्टल गू की ताकत थी। खंजर नुमा इमॉर्टल गू असल में एक टाइम पाथ इमॉर्टल गू था जो टारगेट के शरीर को एक छोटी उम्र में वापस ले जा सकता था। पीछे हटो। अपने दोस्त के नेक इरादे को बेकार मत जाने दो। उसके इमॉर्टल एपर्चर में टाइगर डीमंस एंगरविल ने एक लंबी सांस ली। लिटिल नाइन, ही फन यांग गुस्से से चिल्लाया और टाइगर डीमंस एंगरविल की सलाह के बावजूद वापस चला गया। उसके गाउन के किनारे फड़फड़ाए और हिलने लगे, एक क्रेन के पंखों वाले क्लोक में बदल गए। उसकी ऊँघ में एक खून लाल चमक खिल उठी और उसकी पतली हरी भुएं एक सांप या ड्रैगन की तरह तेजी से हिलीं। रहस्यमय गू इमॉर्टल ने हैरानी भरा चेहरा बनाया। उसने नहीं सोचा था कि हे फंग यांग, जो साफ तौर पर अभी कुछ पाल पहले भाग सकता था, वो असल में मारने के इरादे से वापस आएगा। ही फन यांग एक एंस्लेवमेंट पाथ गू इमॉर्टल था। ही फन यांग ने अपनी हथेलियां आगे की, जिनसे जेड ग्रीन रंग की बिजली की किरणें फूट पड़ीं। रहस्यमय गू इमॉर्टल ने नाक सिकोड़ी, उसने खंजर उठाया और उसका सामना किया, साथ ही हे फंग यांग के जज्बातों को प्रभावित करने के लिए इमोशन पाथ किलर मूव्स एक्टिवेट किए। लेकिन हे फंग यांग का दिल पूरी तरह गुस्से से भरा हुआ था और अनापेक्षित रूप से प्रभावित नहीं हुआ। बम! एक जोरदार धमाका हुआ और रहस्यमय गू इमॉर्टल पीछे फेंक दिया गया। ही फन यांग का शरीर जोर से कांपा और उसके मुंह से खून निकला, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को संभाला और नन्हे नाइन पैलेस क्रेन को अपने हाथों में खींच लिया। लिटिल नाइन, ही फन यांग ने नाइन पैलेस क्रेन को अपनी गोद में पकड़ा और पलट गया, बिना रुकने के इरादे से तुरंत भाग गया। नाइन पैलेस क्रेन अब एक सफेद हंस के साइज का हो गया था और हे फंग यांग की गोद में हल्के से चहचहा रहा था। इमोशन पाथ गू इमॉर्टल कुछ दूरी पर फेंक दिया गया था, वो फासला इतना काफी था कि वो इस पल में हे फंग यांग का पीछा नहीं कर सकता था। दूसरे डू रहस्यमय गू इमॉर्टल सोल टेकर बैटलफील्ड को कैंसिल करने के बाद जल्दी से वहां आ गए। आखिर में वो भाग ही गया। विंड पाथ गू इमॉर्टल ने अफसोस में एक लंबी सांस ली। ये बंदा साफ साफ एक एंस्लेवमेंट पाथ गू इमॉर्टल है, लेकिन वो क्लोज कॉम्बैट में बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वो ग्रीन लाइटनिंग किलर मूव वैसा नहीं है जैसा दिखता है, वो मुझे याद दिलाता है। इमोशन पाथ गू इमॉर्टल ने कहा। HMPH, अगर और लोगों को इकट्ठा करने के लिए वक्त की कमी ना होती, तो क्या हम उस गिराने से डरते? क्यों ना हम पीछा करें, शायद हम। पॉइजन पाथ गू इमॉर्टल हार मानने को तैयार नहीं था। उसके पास एक्सपैंड स्पेस इमॉर्टल गू है, सोल टेकर बैटलफील्ड यूज नहीं फंसा सकता। चलो जल्दी निकलें, यहां रुकना ठीक नहीं है। विंड पाथ गू इमॉर्टल शांत था। सही है, ये घाट जल्दीबाजी में लिया गया एक फैसला था। हम छोटे फायदों के लिए अपने मुख्य लक्ष्य से भटक नहीं सकते और अपनी पहचान जाहिर करने का रिस्क नहीं ले सकते, जिससे मास्टर के बड़े प्लान पर असर पड़ेगा। हम पीछे हटेंगे। इमोशन पाथ गू इमॉर्टल अपनी बेख्याली से बाहर आया और धीरे से कहा। उसका पद दूसरे डुगू इमॉर्टल से ऊंचा लग रहा था और उसके शब्दों में एक निश्चयात्मकता थी। दे चलता हूं। विंड पाथ गू इमॉर्टल तेजी से हवा में उड़ा और जल्द ही आसमान में एक छोटा काला डॉट बनकर रह गया। HMPH, पॉइजन पाथ गू इमॉर्टल जमीन में घुस गया और भाग गया। इमोशन पाथ गू इमॉर्टल कुछ देर रुका जब तक दूसरे दो पूरी तरह से चले नहीं गए, फिर उसका शरीर हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। ही फंग यांग पूरी रफ्तार से फी ही पहाड़ की तरफ उड़ा और बिना रुके वो सीधे फूहू ब्लेस्ड लैंड में घुस गया। लॉर्ड टाइगर डेमन एक विशाल पत्थर के गद्दे के पास खड़ा था, गद्दे के अंदर काम कर रहे हजारों रॉकमे को देख रहा था। जूनियर नाकाबिल था और उसने लॉर्ड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ही फंग यांग ने लॉर्ड टाइगर डेमन को झुककर सलाम किया, उसका शरीर जख्मों से भरा था और चेहरे पर शर्म थी। तुम्हें चोट लगी है? पहले जाकर आराम करो और अपना इलाज करो। लॉर्ड टाइगर डेमन ने हे फंग यांग से कुछ नहीं पूछा और सिर्फ अपना हाथ हिलाया। हे फंग यांग के इमॉर्टल एपर्चर में जो एंगरविल था वो उड़कर निकला और उसके दिमाग में घुस गया। बस एक पाल में वो सब कुछ समझ गया जो हे फंग यांग ने इस ट्रिप में अनुभव किया था। उसकी निगाह चमकी। कुछ ही देर बाद उसने एंगरविल गू को एक्टिवेट करके एंगरविल पैदा किया। एंगरविल आसमान में उड़ा, फूहू ब्लेस्ड लैंड से बाहर और फी ही पहाड़ की चोटी की तरफ। जब वो पहाड़ की चोटी पर कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचा तो यहां छोड़ी गई 3 विल्स यूज महसूस करके आ गईं। यह 3 विल्स क्रमशः फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, सेकंड सुप्रीम एल्डर और थर्ड सुप्रीम एल्डर लॉर्ड टाइगर डेमन की थी। वो सेक्ट की निगरानी करने और कुछ छोटे मोटे मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। बड़े मामलों की भी व्यवस्था की गई थी और हर निश्चित समय पर वो गू इमॉर्टल्स के एक ग्रुप को इकट्ठा करके अन पर एक संयुक्त चर्चा करते थे।
टाइगर डीमंस एंगर विल हॉल में उतरा और अपनी पिछली विल के साथ मिल गया। फिर उसने हे फंग यांग के साथ हुई घटनाओं को सुनाया। फर्स्ट और सेकंड सुप्रीम एल्डर्स की विल्स ये सुनकर शांत हो गईं। उन्होंने तेजी से सोचना शुरू कर दिया, जिससे उनके शरीर एक दिखने वाली गाती से सिकुड़ने लगे। जब वो लगभग आधे साइज के हो गए तो सेकंड सुप्रीम एल्डर की विल ने कहा, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के मामलों पर आखिरी फैसला लॉर्ड टाइगर डेमन को हाय लेने देते हैं। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की विल बोली, हे फंग यांग पर घाट लगाकर हमला किया गया और वो लगभग मार दिया गया था। ये हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से कहीं ज्यादा गंभीर है। अस पर हमला कहाँ हुआ था? एक गू वर्म हॉल से उड़कर निकला और रोशनी और छाया से बने एक नक्शे में बदल गया। यहां लॉर्ड टाइगर डीमंस एंगर विल ने यूएस जगह पर इशारा किया। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की विल ने सर हिलाया और गंभीरता से कहा, यह जगह घाट लगाने के लिए बहुत अच्छी है। आगे और पीछे कोई फोर्स नहीं है और ये इसे छुपने के लिए एक बहुत अच्छी जगह बनाता है। लगता है हमलावर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के टेरेन से काफी परिचित हैं। जांच करो, कब से लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि वो हमारे दास बड़े एंशिएंट सेक्स के गू इमॉर्टल्स को मारने की कोशिश करें? सेकंड सुप्रीम एल्डर की विल ने गुस्से से चिल्लाया, मेरी चिंता ये है, एल्डर्स, आपको क्या लगता है ये गू इमॉर्टल्स कहां से आए थे? लॉर्ड टाइगर डीमंस एंगर विल ने पूछा। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और सेकंड सुप्रीम एल्डर की विल्स ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने गंभीर चेहरे बनाए। थर्ड एल्डर को चिंता है कि ये गू इमॉर्टल्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स हैं? फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने धीरे से कहा। टाइगर डीमंस एंगर विल ने आत्मविश्वास के साथ साफ साफ कहा, सही है। हमारे दास बड़े एंशिएंट सेक्स कब से सेंट्रल कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रहे हैं? हालात हाल के सालों में और मुश्किल होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? हमारा सेंट्रल कॉन्टिनेंट बाकी 4 रीजन्स से अलग है। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के नेतृत्व में सेंट्रल कॉन्टिनेंट को रिमोट एंटिक्विटी एरा में ही सुधार लिया गया था, सेक्ट सिस्टम की स्थापना करके। रिमोट एंटिक्विटी एरा के दौरान सेक्ट्स दुर्लभ थे। ओल्डन एंटिक्विटी एरा में क्लैन फोर्सेस ने सेक्ट फोर्सेस को पीछे छोड़ दिया था। मिडीवल एंटिक्विटी एरा में सेक्ट्स और क्लान्स आपस में टकराए और बराबर गति से आगे बढ़े। लेट एंटिक्विटी एरा में क्लान्स कमजोर हुए जबकि सेक्ट्स पहले फूले। और अब सेंट्रल कॉन्टिनेंट में बड़ी संख्या में सेक्ट्स खड़े हैं जबकि क्लान्स लगभग ना के बराबर हैं। क्लैन सिस्टम सिर्फ क्लैन के बच्चों को गू मास्टर्स के रूप में चुनता है, जबकि सेक्ट सिस्टम आम मॉर्टल्स को गू कल्टिवेशन के रास्ते पर चलने की इजाजत देता है। हमारे सेंट्रल कॉन्टिनेंट का इतिहास इन 2 महान सिस्टम्स के संघर्षों से भरा है। 3 मिलियन सालों से ज्यादा के संघर्ष, विकास और संचय के बाद सेक्ट सिस्टम जीत गया है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स की संख्या बाकी 4 रीजन से कहीं ज्यादा है और वो लगातार बढ़ रही है और जल्द ही हमारे दास बड़े सेक्स के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। हमारे दास बड़े सेक्स कितने गू इमॉर्टल्स को भारती कर सकते हैं? सेंट्रल कॉन्टिनेंट में दूसरे गू इमॉर्टल्स की संख्या हमारी खुद की संख्या से कई गुना ज्यादा है। जैसे जैसे दूसरे सेक्स के ये गू इमॉर्टल्स, डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स और अकेले कल्टिवेटर गू इमॉर्टल्स कल्टिवेट करते रहेंगे, उन्हें और ज्यादा कल्टिवेशन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। टकराव अनिवार्य है क्योंकि हमारे दास बड़े सेक्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 80% कल्टिवेशन रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। क्या पहले ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट जैसे मामले नहीं हुए हैं? बस ये है कि उन्हें हमारे दास बड़े एंशिएंट सेक्स ने गुप्त रूप से दबा दिया था। लेकिन इन हाल के सालों में नए सेक्स ऐप भी निरंतर उभार रहे हैं। नए इनोवेशंस और नए विचारधाराएं आम घटनाएं हैं। असाधारण प्रतिभाएं और दानवीय प्रतिभाएं मॉर्टल्स के बीच लगातार पनप रही हैं जबकि हमारे दास बड़े एंशिएंट सेक्स में जगह सीमित है। हर साल बेहतरीन प्रतिभाओं को भारती करने के बावजूद सेंट्रल कॉन्टिनेंट सच में बहुत बड़ा है। लॉर्ड टाइगर डीमंस एंगर विल ने यह कहते हुए एक आह भरी। दोनों सुप्रीम एल्डर्स पूरी तरह शांत थे। दास बड़े एंशिएंट सेक्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 80% रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, लेकिन जब रिसोर्सेज सबके बीच बांटे जाते तो हर एक गू इमॉर्टल के लिए कितना बचता? जैसे जैसे एक गू इमॉर्टल की कल्टिवेशन ऊंची होती जाती, उनके ब्लेस्ड लैंड को मैनेज करने के लिए और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती। खासकर हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज भी लगातार मजबूत होती जाएंगी और हर ट्रिब्यूलेशन के बाद नुकसान बहुत गंभीर होता और उस ठीक करने की कीमत लगातार बढ़ती जाती। दास बड़े एंशिएंट सेक्स के गू इमॉर्टल्स के लिए अपने रिसोर्सेज दूसरों के साथ बांटना असंभव था। अतीत में भले ही दास बड़े सेक्स के बाहर कई सेक्स थे, लेकिन गू इमॉर्टल्स ज्यादा नहीं थे। इमॉर्टल और मोर्टल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे। मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स की ताकत में एक बड़ा अंतर था, इसलिए मॉर्टल्स को दबाया जा सकता था। लेकिन वर्तमान में दास बड़े सेक्स के बाहर के गू इमॉर्टल्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी।
भले ही येगू इमोर्टल्स आमतौर पर कम बैटल स्ट्रेंथ रखते द उनकी विशाल संख्या 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स पर प्रभाव डालने के लिए काफी थी। ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट एक आचा उदाहरण था। इस बड़े साइज के सेक्ट के पास मूल रूप से डूगू इमोर्टल्स दी और वो इमोर्टल क्रेन सेक्ट का एक वसल था। ए फ्लैट, जब उनके पास तीसरा गू इमोर्टल आ गया, उन्होंने तुरंत इमोर्टल क्रेन सेक्ट को छोड़कर आजाद होने की योजना बनाई। चैप्टर एंड।